चलो भाई करें शुरू। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स पढ़ने हैं अब हमने। इससे पहले जो पढ़ा था क्या क्या पढ़ लिया हमने, बताओ फटाफट से। एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, उससे पहले जो छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं वो पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है दो पार्ट्स में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो उससे पहले हमें पढ़ना है कि लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन होने के लिए प्लांट के पास ऐसा क्या है जो लाइट रिएक्शन को होने दे रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल आप बार बार बोलते हो, लेकिन क्लोरोफिल भी क्या है, कुछ पिगमेंट्स हैं। ये क्या है, ये पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अलो करते हैं। जिन भी ऑर्गेनिजम्स में पिगमेंट हो, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर हमारे अंदर ये पिगमेंट्स हो तो हम भी खड़े होकर अपना खाना बना सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही। ठीक है, दीज पिगमेंट्स आर रिक्वायर्ड ओनली, राइट। चलो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे हमें देखना है। पिगमेंट्स है क्या ये समझ लो। पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। क्या एबिलिटी है इनके पास, लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, जिसकी वजह से ये अपना काम कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी वेवलेंथ पे कोई भी काम कर लेगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ है उसी पे वो काम कर पाएंगे। अब हमने क्या किया देखो, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें प्रैक्टिकल्स में कराया भी गया था ना, होप सो समझ आ रहा होगा। उसमें क्या करते हो, किसी भी आप लिक्विड को लो जिसके अंदर बहुत सारे कलर हैं, आप अपने पेन की इंक को भी ले सकते हो। कोई भी कलर है ना एक स्पेसिफिक कलर से नहीं बनता, वो बहुत सारे कलर को मिक्स करके एक कलर बनता है ना। तुमने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर्स के बारे में। तो जब हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर में उस कलर के सॉल्यूशन को डिप किया तो कलर सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमेटोग्राफी हमने उसको बोला था, है ना। तो इसी तरह से प्लांट के अंदर जितने भी कलर्स होंगे, कलर्स किसकी वजह से है, पिगमेंट्स की वजह से, तो वो सेपरेट कर सकते हैं हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो हमने एक लीफ लिया, ठीक है, उसको क्रश किया और उस पे क्रोमेटोग्राफी जब हमने की तो उससे हमें अलग अलग पिगमेंट्स मिल गए। तो वो अलग अलग पिगमेंट सेपरेट होने के बाद कौन कौन से हमें दिखाई दिए। नंबर 1 इज क्लोरोफिल ए, नंबर 2 इज क्लोरोफिल बी, नंबर 3 ज़ैंथोफिल एंड नंबर 4 इज कैरोटेनॉइड्स, राइट। तो क्लोरोफिल ए जो है ये ग्रीन कलर का है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम वो एपरेटस जिसमें आप क्रोमेटोग्राफी करते हो, राइट। क्लोरोफिल बी के अंदर कैसा कलर पाया गया, येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल्स के अंदर कैसा कलर पाया गया, येलो। कैरोटीन के अंदर कैसा कलर पाया, येलो टू येलो ऑरेंज। यानी कि ग्रीन से स्टार्ट हुए और आप दूसरे कलर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिक कलर जो है, मेन पिगमेंट जो है दैट इज क्लोरोफिल ए। ये नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी सब पिगमेंट ठीक है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को। मेन रिएक्शन सेंटर इन द फोटोसिस्टम इज क्लोरोफिल ए। क्लियर। नेक्स्ट, ऑफ दीज क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये हमारा प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बता दिया तुम्हें, राइट। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ना करना चाहो इसको छोड़ सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हेड जो है वो पोरफायरिन हेड से बना है और फाइटोल टेल प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर को हमने नहीं पढ़ना ज्यादा, जनरल नॉलेज के लिए देख लेते हैं। ऑल क्लोरोफिल्स हैव अ कॉम्प्लेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर पोरफायरिन रिलेटेड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। फाउंड हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स, ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट, साइट आएगा यहाँ पे, टिक कर लेना इसको। साइट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट व्हेन द क्लोरोफिल इज एक्साइटेड। क्लोरोफिल जब एक्साइट हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहेगा, तो यही साइट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। असाइक्लिक टेट्रा पायरोलिक स्ट्रक्चर, टेट्रा पायरोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, 4 साइड वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नॉन आयनिक मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है। मैग्नीशियम एटम इसके अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। क्लियर। नेक्स्ट, अब फाइटोल टेल किसकी बनी है देख लेते हैं। फाइटोल टेल जो है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है जो कि इसको टेल फॉर्म देती है। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अटैच टू द रिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग से अटैच होगी, टेल हमेशा रिंग से अटैच होगी, ये बात याद रखना। ये एंकर करती है, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है क्लोरोफिल को, ताकि इसका हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है थाइलाकोइड का उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। क्या बोल रहे हैं, ये टेल थाइलाकोइड के हाइड्रोफोबिक पोर्शन को, जो पानी से डरता है, उसको एंकर करती है, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्लियर। मेजर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर, कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई। ए टू ई मेजर क्लोरोफिल है,
इसके बाद हम पढ़ते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो बैक्टीरिया में पाया जाएगा, ए और बी, इसके दो टाइप हैं, ठीक है, तो ये हमने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है एसेसरी पिगमेंट्स। देखो मेन रिएक्शन सेंटर इज द क्लोरोफिल ए या बी या सी। क्लोरोफिल ए रहता है वैसे तो क्लोरोफिल के टाइप्स है हमारे पास। क्लोरोफिल ए इज द मेन सेंटर, उसके अलावा जो भी पिगमेंट होगा, xanthophyll है, कैरोटीनॉइड है, या कोई और बी सी डी ई है, वो क्या रहेगा, सेकेंडरी, ठीक है, या एसेसरी, क्या बोल देंगे उसको, एसेसरी। नेक्स्ट, all pigments other than chlorophyll A are known as accessory pigments. उन सभी को हम बोलते हैं accessory pigments, right? These have two major role in photosynthesis. इसके दो रोल्स हैं। They absorb light of different wavelength. मैंने तुम्हें पहले बताया जितने भी पिगमेंट हैं वो अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट कैप्चर करेंगे। अब सन रेडिएशन तो बहुत सारे वेवलेंथ की आएगी, क्लोरोफिल ए तो सिर्फ अपनी वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर कर सकता है, लेकिन एक प्लांट मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करे उसके लिए जरूरी है कि एसेसरी पिगमेंट भी प्रेजेंट हो। ये अपने अपने वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करेंगे, तो फोटॉन्स का नंबर जो है प्लांट के पास, फोटोसिस्टम के पास ज्यादा हो जाए, ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके, इसीलिए हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स है। दे वर्क एज एन एंटीना कॉम्प्लेक्स, है ना। एंटीना पता है तुम लोगों को क्या होता है, व्हाट इज एंटीना? हमारे टाइम का था एंटीना, है ना। अभी तो केबल टीवी देखते हैं हम, है ना, ठीक है, या हमारे पास वाईफाई है, इस तरह की चीजें हैं। पहले क्या होता था, टीवी है हमारा घर में और छत पे लगाते थे हम एंटीना। एंटीना का मतलब है जो सिग्नल ले सके, ठीक है, और उस एंटीना की हेल्प से हमारे टीवी के अंदर सिग्नल आते थे, चैनल चलता था। तो एंटीना का मतलब होता है सिग्नल ले और चीजों को प्रोसेस कराए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फोटोन्स को वो कैप्चर कर रहा है और फिर आगे किसको पास करेगा, क्लोरोफिल ए को, इसलिए हमने इसको बोला एंटीना मॉलिक्यूल। कलेक्टिवली बोल देंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स, राइट। They absorb light of different wavelength and transfer energy to the chlorophyll. Transfer कर दी एनर्जी किसको, क्लोरोफिल को ही। They are also known as antenna molecule. This enables a wide range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis. सेम बात मैंने बोली कि इससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो सिर्फ एक ही तरह की वेवलेंथ को कैप्चर कर पाएगा, ठीक है, बट ये क्या करेंगे, बहुत सारी वेवलेंथ को अपने अंदर कैप्चर कर सकते हैं और अल्टीमेटली पास कर देंगे क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल बी accounts for the about 1/4 of the total chlorophyll content. 1/4 क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी। इंपॉर्टेंट लाइन, एनसीईआरटी की लाइन है, पूछी जा सकती है नीट के अंदर। कैरोटीनॉइड्स की बात करें, कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव हीट। कैरोटीनॉइड क्या करता है, ज्यादा हीट ना हो जाए प्लांट, उससे बचाएगा। ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, अनदर इंपॉर्टेंट लाइन फॉर नीट, ठीक है। तो ये किससे बचाता है, फोटो ऑक्सीडेशन से। कौन बचाएगा, कैरोटीनॉइड। ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएगा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीडेशन जो है वो बिना बात ना हो जाए लाइट की वजह से, तो उससे ये प्रिवेंट करेगा। दे आर ऑल्सो नोन एज शेड पिगमेंट्स। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, शेड पिगमेंट्स। शेड क्या होती है, जो प्रोटेक्ट करती है, और ये भी प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमने कैरोटीनॉइड को क्या बोल दिया, शेड पिगमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसको हमने ग्राफ से पढ़ना है, एनसीईआरटी का ही ग्राफ है हमारा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है, पहले वो देख लेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखो, समझो कौन सी लाइट कितनी कैप्चर हो रही है, कौन सी रेंज में कैप्चर हो रही है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। कौन सा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर कर पाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं है जहां मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जरूरी नहीं है जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी मिले, ठीक है। एनसीईआरटी में एक साथ बहुत सारे हमें ग्राफ दिए हुए हैं, है ना, राइट हैंड साइड पे, तो उनको स्टडी करना। कुछ उसमें बता रहे हैं कि कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ कैप्चर कर रहा है, फिर हमें बताया जा रहा है कि कौन सी वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो हमें ध्यान से इसको स्टडी करना है। चलो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, द ग्राफिक कर्व showing the amount of energy of different wavelength of light absorbed by substance, यानी कि पिगमेंट्स। कितनी वेवलेंथ की लाइट कौन कितना कैप्चर कर सकता है, वो हमें ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, here is the graph, राइट। अलग अलग कलर से हमने अलग अलग पिगमेंट्स को शो कर दिया यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लोरोफिल ए को ब्लू से मार्क किया, ब्लू से मार्क किया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कैरोटीनॉइड को, साथ ही आ रहा है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ना। उसके बाद हमारे पास क्लोरोफिल बी, एब्जॉर्प्शन की पीक्स देख लो, तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। हमारा कितना एब्जॉर्ब हुआ है, किस पिगमेंट ने कितना एब्जॉर्ब किया है, वेवलेंथ कितनी पे हुआ, इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा हो रहा है,
ठीक है, कलेक्टिवली देखे तो इसका और इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा आएगा, ये दो जगह पे कर रहा है ना, इसको मैं कंबाइन कर दूं तो पीक पता नहीं कहां चली जाएगी, बट ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, यहां पे ये 400 से स्टार्ट होता है और 700 तक के बीच की वेवलेंथ है, ठीक है, क्योंकि विजिबल वेवलेंथ यही है जो एक प्लांट जो है कैप्चर कर सकता है, ठीक है, PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, वो यही है, इतने पे ही कर सकता है। तो 400 से स्टार्ट हुए, नियर 400 जो है वो इतनी कर रहा है, और यहाँ 700 के आसपास भी कर रहा है, 680 के आसपास करता है ये, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ भी एब्जॉर्ब कर रहा है, वहां भी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन क्लोरोफिल बी का क्या है, यहाँ पे इतनी और यहाँ पे इतनी, है ना। तो बेसिकली सेम सेम सा ये एब्जॉर्प्शन, तो इनका कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये कंडीशन नहीं है, उस लाइट पे कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है वो देखना है हमें, तो ठीक है। जैसे एक बच्चा खाए जाए, उसकी खाने की कैपेसिटी वो नहीं देखना, उस खाने के बाद उसको एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद काम कितना करता है वो हमें देखना है, वही तो बेनिफिशियल है ना, क्लियर। चलो, सो ग्राफ जो है शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड द कैरोटीनॉइड का हमें ग्राफ मिला हुआ है, ये तो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब बात करेंगे एक्शन की, बात आई, एब्जॉर्ब तो कर लिया, उस एब्जॉर्प्शन से कितना काम कर पाएगा वो हमें देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। ये हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या कहता है, द ग्राफिक कर्व क्या शो कर रही है, रिलेटिव रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का क्या दर है एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कितना वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो पीक ज्यादा यहां पे है कि यहां पे है, स्टिक पीक इधर सीधी हमें एक पीक मिली है, यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा कर्व है, यहाँ पे बिल्कुल हमें अच्छी पीक मिली है, ठीक है। चलो इसका क्या मीनिंग है वो देखते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस corresponds closely to the absorption spectra of the chlorophyll A। हम बात करें क्लोरोफिल A की, दो जगह मिली थी ना आपको, ठीक है। अब ये पीक ऊपर है कि ये पीक ऊपर है, this one, right, and this is for the absorption, right। काम किसने ज्यादा किया, that one, है ना, ठीक है। ब्लू और रेड रीजन दोनों ही वो कैप्चर कर सकता है, लेकिन हमें मैक्सिमम कहां मिला, 680 700 के आसपास मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। वही बोल रही हूँ ना, जरूरी नहीं कि जितना एब्जॉर्ब किया वहीं पे बेस्ट फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऐसा नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन यहां कम था, लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस मिलती है, क्लियर। चलो, शोइंग द क्लोरोफिल ए इज अ चीफ पिगमेंट, चीफ पिगमेंट की हमें बात कर रहा है कि बार बार बोल रहा है एक ही बात को। नेक्स्ट, जो लास्ट वाला ग्राफ था उसमें हमने दोनों को कर्व को सेम कर लिया, देखो समझो ध्यान से। पहले ग्राफ में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, सेकंड में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए ओनली, और थर्ड में हमने सुपर इंपोज किया किसको, एब्जॉर्प्शन प्लस एक्शन स्पेक्ट्रम यानी कि फोटोसिंथेसिस को। यस, दिस इज ओनली फॉर क्लोरोफिल ए, राइट। चलो, these graphs together show that most of the photosynthesis takes place in the blue and red regions of the spectrum। ज्यादातर कहां होती है, ब्लू और रेड रीजन में, ठीक है, वहीं पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल। दोबारा से देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं ग्राफ को। एक हमारा ब्लू रीजन है, एक हमारा रेड रीजन है, इसके बीच में देखें क्या ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो बेस्ट इज ओनली here and here, or this one is the most appropriate, right। चलो आगे बढ़ते हैं। So some photosynthesis takes place at other wavelengths of visible spectrum। These graph depicts the maximum photosynthesis occurs at the wavelength at which there is maximum absorption of chlorophyll by chlorophyll A। जहां पे maximum absorption किया वहीं पे maximum photosynthesis हुई, जहां पे नहीं हो रहा वहां पे तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ब्लू एंड रेड रीजन वहां पे हो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी। PAR हम 400 से 700 को मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी रेंज में हमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मिल जाए, कुछ पीक्स मिल गई हमें, क्या मिल गई, पीक्स मिल गई, राइट। सो एग्जांपल 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल। क्या बोल रहे हैं कि मेसोफिल सेल बेटा वो सेल है लीव्स के जहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मिलेगा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेसोफिल सेल में ये मान लो वॉल है, यहां पे उसने अपने आप को अरेंज कर लिया, तो इधर बाउंड्रीज पे अरेंज क्यों किया,
सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट अलाइन themselves along the wall of the mesophyll cells for the following two reason. वॉल पे ही होंगे तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जल्दी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ऑप्टिमम क्वालिटी इंसिडेंट लाइट की फटाफट से मिल जाए उन्हें, तो वॉल पे होंगे तो जल्दी मिल जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस बेस्ट हो जाए हमारे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट इज द स्ट्रक्चर, राइट। एग्जाम्पल 2, why do chloroplasts align themselves in a vertical position along the lateral walls of the mesophyll cells? अगेन सेम, देखो यहाँ पे ऐसे अरेंज किया हुआ है तो वर्टिकल वॉल्स पे इस तरह से अरेंज किया हुआ है, तो बाउंड्रीज पे क्यों आए हुए हैं वो बता रहा है। क्लोरोप्लास्ट align themselves in vertical position along the lateral walls under high light intensities. This is to protect themselves or pigments system against destruction of by light. देखो लाइट जब बहुत ज्यादा नहीं है तो उसको वॉल के अगेंस्ट कर लेना चाहिए, अदरवाइज हाई इंटेंसिटी है तो साइड में होना चाहिए। बहुत ज्यादा लाइट भी मिल गई ना क्लोरोप्लास्ट को तो वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू कर देंगे, दैट विल आल्सो नॉट बेनिफिशियल फॉर द प्लांट। क्लियर। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो लेटरल साइड पे अपने आप को अरेंज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चन है हमारे पास। ऑन विच ग्रीन एल्गा एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स आर स्टडीड बाय एंजलमैन। एंजलमैन ने किस पे काम किया था? Yes, one and only cladophora. And cladophora is what? A green algae. Dark reaction of the photosynthesis occurs in stroma. This is the answer. Okay, now the topic is here, the light reaction. Light reactions और photochemical reaction. Photo means light, chemical मतलब chemical, light को use करके chemical energy में change कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला photochemical reaction. फोटो फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि देखो एनर्जी करेंसी हमारी क्या है? एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। और फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, यानी कि फॉस्फेट बना रहे हो, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं फोस्फोराइलेशन, फोटो फोस्फोराइलेशन। लाइट की हेल्प से आप फोटो फोस्फोराइलेशन कर रहे हो। Phase is thought to be responsible for the formation of high energy chemical intermediates, that is ATP and NADPH, and it includes light absorption, जहां पे water splitting होती है, ऑक्सीजन वहां पे रिलीज होता है। क्लियर। सेवरल कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो सिंथेटिक यूनिट यानी कि PS1 PS2 फोटो सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं। फोटो सिस्टम्स हैं क्या वो देख लो। दीज आर द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, अभी बताया था ना, प्राइमरी पिगमेंट, सेकेंडरी पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट सारे इकट्ठे आ जाएंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ETC चलती है ना, तो ये सारा जो सिस्टम है पूरा एंटीना कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दिस इज नोन एज अ फोटो सिस्टम, दैट इज नोन एज अ फोटो सिस्टम। सो फोटो सिस्टम्स PS1 और PS2 दो तरह के होते हैं। ईच यूनिट हैज अ रिएक्शन सेंटर, दोनों के अंदर रिएक्शन सेंटर होगा, दैट इज क्लोरोफिल ए, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है। ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को अलग अलग वेवलेंथ पे, लॉन्ग वेवलेंथ पे। दीज सेंटर कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे दे विल स्टार्ट गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द प्राइमरी एक्सेप्टर। इन फोटो सिस्टम 1 the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer, right? That is called P700. PS2 absorb करता है 680 नैनोमीटर पर, इसीलिए हम उसको बोलते हैं P680। नेक्स्ट, ये हमारा फोटो सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। यहाँ पे ये दीज आर द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। सेंटर में बैठा होता है क्लोरोफिल ए, बाकी जो पिगमेंट्स है दैट आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ये बात याद रखना, या तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में या स्ट्रोमा लैमेले की मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन पे आपको पिगमेंट्स मिलेंगे, थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लैमेले की आउटर मेम्ब्रेन पे आपको मिलेगा प्राइमरी एक्सेप्टर, ये बात याद रखेंगे। चलिए, रिएक्शन सेंटर सराउंडेड है बहुत सारे LHP यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट यानी कि एक्सेसरी पिगमेंट, और ये मिलके बनाते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। दीज एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, अलग अलग वेवलेंथ के उन्होंने फोटॉन्स लिए, एंड ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए को पास कर दिया। हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेस। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो तरह के, देखो PS1 में होगा LHC1, ठीक है,
PS2 में होगा LHC2, LHC है, LHP नहीं है, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन भी बोल देते हैं, बोल सकते हो, नॉट एन इश्यू। ये P प्रोटीन के लिए दिया हुआ, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन नीट में ज्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। PS1, इसके अंदर एक तो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर कौन सा होगा, 700 वाला, PS1 है तो 700 वाला। उसके साथ लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर में जो मैंने अभी मॉलिक्यूल्स बनाए थे उसके बीच में बैठा होता है, सबसे सेंटर में, उसके आसपास सारे हमारे एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। तो देखो PS किसको बोला है, एक तो रिएक्शन सेंटर, साथ में और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे, एक आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 में लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स हैं और बहुत सारे अलग प्रोटीन्स हैं। पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स की, प्रोटीन्स ही पिगमेंट्स है वहां पे, ठीक है। प्रोटीन्स आर वर्किंग एज अ पिगमेंट। PS2 में क्या हुआ, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कैप्चर करने वाला रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल A, LHC2 प्रेजेंट है, उसके अंदर कुछ तो LHP यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन और बाकी सारे प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम आएंगे। LHP लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। तो समझो ध्यान से, रिएक्शन सेंटर, एसेसरी पिगमेंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर, वो किस में आएगा, LHC में, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हमें लगता है सब कुछ फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम के अंदर एक तो रिएक्शन सेंटर, उसको अलग कर दो, और LHC लाइट हार्वेस्टिंग हार्वेस्ट जो कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स कौन है, एक तो LHP और बाकी सारे प्रोटीन्स, क्लियर। नेक्स्ट, this is the difference here between PS1 and PS2. The reaction center in PS1 is 700. Hope so सब कुछ क्लियर है आपको अभी। रिएक्शन सेंटर here is 680. PS1 लाई करता है आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड पे, दिस लाई ऑन द इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जब बनाएंगे ना इस तरह से, ठीक है, यहां पे PS2 और यहां पे PS1, ठीक है, नीचे PS2 ऊपर PS1। बायोकेमिकल हाइपोथेसिस जब करोगे ना, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लियर। फाउंड इन बोथ, ये ग्रेना में और स्ट्रोमा लैमेले में, दोनों में मिलेगा PS1 दोनों में मिलेगा, ग्रेना में, स्ट्रोमा लैमेले में। लेकिन PS2 सिर्फ मिलता है ग्रेना लैमेले में, यानी कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। ग्रेना लैमेले का मतलब क्या है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, ये स्ट्रोमा लैमेले में नहीं मिलेगा। डन, ये पार्टिसिपेट करेगा, देखो PS1 के 1 जो है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में दिखाई देता है, लेकिन PS2 सिर्फ दिखाई देता है नॉन साइक्लिक में। किसमें दिखाई दे रहा है, नॉन साइक्लिक में। डन, नॉट एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, PS1 को, सिर्फ PS1 को स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि वो नॉन साइक्लिक रिएक्शन करेगा तो PS2 से ले लेगा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यदि वो सिर्फ साइक्लिक कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन वापस घूम के उसी के पास आ जाता है। डन, एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ O2, PS2 जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन वापस किससे मिलता है, पानी के मॉलिक्यूल से। डन, दिस वाज द डिफरेंस। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स इन फोटोसिंथेसिस। जो पावर्स हैं वो कैसे बन रही हैं, यहाँ पे आर्नन ने यूज किया था एसिमिलेटरी पावर्स टू रेफर द ATP एंड NADPH, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ NADP। NADP रिड्यूस होकर बनाता है NADPH प्लस H आयंस, जो कि हमारी पावर है। मे बी डिनोटेड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही होता है ये। एनर्जी बना ली, देखो ATP तो बना लिया, ATP को तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, लेकिन NADPH से हम इलेक्ट्रॉन रिलीज, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करा के तब ATP बनवाते हैं, ठीक है। NADPH 3 ATP बना सकता है, FADH 2 ATP बना सकता है, ठीक है, तो वो बाद में बनाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तब जाके हाँ ATP बनेगा। In photosynthesis, while the process of formation of ATP from ADP and inorganic phosphate, utilizing light energy, और उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। ATP बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ETS इज लिंक्ड टू
फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है तो एटीपी एनएडीपीएच बनेगा, एनएडीपीएच बनेगा तो ईटीएस चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे हमें दोबारा एटीपी मिलेगा। तो ये दोनों लिंक हैं एक दूसरे से। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या? इट इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ओवर विच इलेक्ट्रॉन पास इन अ डाउनहिल जर्नी रिलीजिंग एनर्जी। बहुत सारे वन बाय वन करके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनको पास करते एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन पास किया, लोअर एनर्जी पे आ गया, ये जो गया ना ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो वो हाई एनर्जी पे होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन पास करते जाएंगे, एनर्जी रिलीज होते जाएंगे, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे आएगा, अपनी एनर्जी एटीपी बनने में दे देगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? वहां से एटीपी मिल जाएगा। डाउनहिल क्यों बोला? अपहिल तो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, जब वो डाउनहिल जाएगा तब वो एनर्जी बना रहा है, नीचे की तरफ जाके लोअर एनर्जी पे जा रहा है। हाई एनर्जी एटीपी, सॉरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग डाउनहिल टुवर्ड्स द लो एनर्जी, और साथ में क्या बनाता जा रहा है? एटीपी बनाता जा रहा है। चलो पढ़ते हैं इसको, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, चेन में बहुत सारे कैरियर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी लोअर एनर्जी में लेके आते हैं और साथ में एटीपी प्रोडक्शन करते जाते हैं। राइट? सो इट इज अ चेन ऑफ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ओवर विच इलेक्ट्रॉन पास इन अ डाउनहिल जर्नी रिलीजिंग एनर्जी। डाउनहिल जर्नी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है और आपको क्या मिल रहा है? एटीपी मिल रहा है। एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पे, इज यूज्ड इन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। इससे क्या बनता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो प्रोटॉन्स ग्रेडियंट बनेगा, विच हेल्प्स इन, जिससे क्या बनता है? एटीपी बनता है। क्लियर? रिडॉक्स पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ केमिकल स्पेसिस टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स। रिडॉक्स पोटेंशियल वो टेक्निक है जिससे एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन्स को मूव कर रहा है, प्रोटॉन्स की हेल्प से एनर्जी बना रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की हेल्प से क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से प्रोटॉन इंस्टेबिलिटी आएगी, प्रोटॉन की, उन प्रोटॉन्स की हेल्प से हम क्या करेंगे? एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। सो यहां लिखा भी हुआ है, इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए केमिकल स्पीसीज टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स। ये किसी केमिकल स्पीसीज की वो टेंडेंसी है जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर रहा है। एक कैरियर है, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, उसको लोअर एनर्जी में लेके आ रहा है। अब किसी कैरियर ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उसके प्रोटॉन तो इनस्टेबल होंगे ना, उसकी वजह से ग्रेडियंट बनेगा, उसकी वजह से एनर्जी बनेगी। समझ आ रही है बात? केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शुड बी सेम फॉर स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन आ रही है, प्रोटॉन की इंस्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल में इंस्टेबिलिटी आएगी। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक जगह पे एक चीज ज्यादा है और दूसरी जगह पे दूसरी चीज कम है ना? तो हाई टू लो या लो टू हाई, ये ग्रेडियंट हो जाता है। सेम हो जाएगा तो ग्रेडियंट नहीं होगा। इसको ही हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि यहां से प्रोटॉन गेन होंगे तो क्या होगा? प्रोटॉन्स गेन, एच आयंस गेन होते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। एच गेन होते हैं तो रिडक्शन, रिमूव करता है तो ऑक्सीडेशन। तो इससे बनता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज मेजर्ड इन वॉल्ट्स या फिर मिली वॉल्ट्स में हम इसको मेजर करते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल को। केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा ये आपको। बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड फोटोफॉस्फोरिलेशन कैन बी आइडेंटिफाइड साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ध्यान से समझो कि किस पाथवे से इलेक्ट्रॉन्स को वो मूव कर रहा है, ईटीएस कैसी है, उस बेसिस पे हमने लाइट रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। एनी डाउट? ये आ गया हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है। जेड बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन वापस पास नहीं होते, जहां से निकले वहीं नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इसको साइक्लिक नहीं बोला हमने। क्या बोला? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इट इन्वॉल्व्स बोथ सिस्टम, दोनों सिस्टम यूज होंगे बेटा, फोटो सिस्टम 1B और फोटो सिस्टम 2B। These two photo systems work in series। पहले काम करता है PS2, फिर काम करता है PS1। Two photo systems are connected through a electron transport chain। Connected किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से। Both ATP and NADPH are synthesized by this type of electron flow। नॉन साइक्लिक में दोनों चीजें बनेंगी, अब साइक्लिक पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें एक मॉलिक्यूल बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट इन PS2 में क्या हो रहा है, देखो ये हमारा PS2 है, ये वाला, ठीक है। दिस वन इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बीच में रिएक्शन सेंटर है, जैसे मैं तुम्हें बना के भी दिखाती हूँ ना कई बार। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही सनलाइट आई, सनलाइट तो दोनों पे पड़ेंगी, ये दोनों मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट है बताओ मुझे जरा, ये दोनों मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट है, ये LHC2 है, ये LHC1 है। LHC2 कहां प्रेजेंट है, LHC1 कहां प्रेजेंट है, LHC2 इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, LHC1 आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। और स्ट्रोमा लैमेला में भी प्रेजेंट है, ठीक है। LHC1 कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लैमेला में प्रेजेंट है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, थाइलाकॉइड की। क्यों, कैसे पता लगा हमें, क्योंकि यहाँ पे LHC2 भी है, और LHC2 सिर्फ कहां होता है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। इट इज नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लैमेला, राइट। चलो पढ़ो। लाइट आई, फोटॉन्स कैप्चर किए, लाइट मतलब एनर्जी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन पे बैठा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टर, ठीक है, या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PEA। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लोअर करते जाएंगे, साथ में बना देगा ATP। ADP प्लस PI मिलके क्या बन जाएगा, ATP। इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, LHC1 को। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटॉन्स तो यहां भी आ रहे हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको अपने अंदर एक्वायर किया, और साथ में हमारा बन गया NADPH। NADPH आयंस मिलेंगे यहाँ पे, और क्या बना देंगे, NADPH। यस, NADP की रिडक्शन हो रही है, NADP के साथ NADPH जुड़ रहा है ना, तो NADP रिड्यूस्ड होके NADPH बनाता है। ये जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तब NADPH बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तब NADPH बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांस, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे कोई मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा, जिसकी वजह से NADP प्लस H आयंस बताऊंगी कहां से आए, ये बाहर से आए, अभी नहीं पता लगेगा तुम्हें, पूरा रिएक्शन समझ जाओगे तब पता लगेगा, ठीक है। केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस करोगे तब समझ में आएगा। अभी के लिए समझो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है वो ATP बन रही है, यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है NADPH बन रही है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो NADP का रिडक्शन कराएगा, ठीक है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। ये आउटर मेम्ब्रेन पे था ना, तो ये बाहर बनता है, स्ट्रोमा में बनता है। कहां बनता है, स्ट्रोमा में, ठीक है। क्या चीज कहां बन रही है, दैट विल बी क्लियर्ड बाय द केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको हमने Z स्कीम बोलना है, क्या बोलना है, Z स्कीम। दिस विल बी नोन एज Z स्कीम। Yes, we can. Done. Next. थ्योरी है बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। जो पढ़ाया है तो मैं वही बता रही हूँ दोबारा से। These electrons are picked up by the electron acceptor which passes to an electron transport system of the cytochromes. Cytochromes के मॉलिक्यूल होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। This movement of electrons is downhill और redox potentials के नीचे जा रहे हैं। ATP तभी बन रहा है जब नीचे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर गया हाई एनर्जी से, जब नीचे आया तो ATP बन रहा है। इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर गया, जब नीचे आ रहा है तभी एनर्जी बन रही है। तो डाउन हिल में क्या बनती जा रही है, एनर्जी। क्यों, रिडॉक्स पोटेंशियल की वजह से। किसकी वजह से, रिडॉक्स पोटेंशियल की वजह से। द इलेक्ट्रॉन्स आर देन पास टू द पिगमेंट ऑफ PS1। फिर किसको पास कर दिया, PS1 को, विदाउट बीइंग यूज्ड। यूज नहीं हुए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। They pass through the electron transport chain simultaneously. Electrons in the reaction center of PS1 excite हुए, लाइट रिसीव की 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को, जिसमें ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल रहेगा एक टाइम के लिए। फिर वो डाउनहिल में जाएगा, क्या प्रोड्यूस करते हुए, NADPH प्लस H आयंस, या सीधा बोल सकते हो NADPH2, बट H आयंस बाद में रिमूव करने हैं हमें, तभी दोबारा ATP बनेगा। क्योंकि NADPH नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ATP। NADPH से भी क्या बनाना पड़ेगा, ATP। एक NADPH कितने ATP दे सकता है, 3 ATP, राइट। नेक्स्ट, द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द PS2
uphill, downhill, uphill, downhill. Uphill the acceptor, down the electron transport chain to the PS1, excitation of the electron again, transfer of the another acceptor, finally downhill to the NADP, reducing it to the NADPH plus H ions, and this is known as Z scheme, right? This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential. ये Z जब बनेगा जब सारे अपने redox potential पे हैं, ठीक है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपनी जगह पे बैठा हुआ है। डन। अब देखो, हमने देखा कि जो PS2 था उससे साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, है ना, जंप करेंगे वहां से। तो जो क्लोरोफिल है उसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे उसके अंदर खुद क्या जाएगी, इंस्टेबिलिटी, है ना, वो टूटना स्टार्ट कर देगा। उसको इलेक्ट्रॉन जरूरी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन उसको मिलते हैं पानी से, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपने कई बार देखा होगा, मान लो यू आर आउट ऑफ योर हाउस, है ना, आप अपने घर से बाहर हैं, 3-4 दिन के लिए चले गए कहीं पे, पौधे बेचारे घर पे हैं, पानी नहीं मिला उन्हें, तो जब वापस आएंगे तो बेचारे येलो येलो से मिलेंगे आपको, ग्रीन से येलो हो जाते हैं। हफ्ते बाद आओगे तो और खतरनाक कंडीशन मिलेगी। तो जितने टाइम बाद आएंगे उतना पौधा बीमार मिलेगा तुम्हें, ठीक है। बीमार क्यों कह रही हूं मैं उसको, क्योंकि वो तो लाइट तो पड़ रही है उस पे, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टूट रहा है उसका। क्लोरोफिल क्या करता है, प्लांट को ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल विल बी रप्चर्ड आउट, इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रही उसको, तो इसीलिए प्लांट का कलर कैसा हो गया, येलो, ठीक है। तो उतना खतरनाक होता चला जाएगा। उसको वापस पानी देते हैं तो वो रिटेन कर सकता है अपनी कैपेसिटी, बट एक टाइम तक, ठीक है। बिल्कुल मर चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, हम उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है, पानी का टूटना, है ना। 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देते हैं, ठीक है। एक वाटर की बात करें, 1 वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इससे क्या मिलेंगे, 2 प्रोटॉन्स प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाफ O2 का मतलब है 1 O का मॉलिक्यूल, लेकिन ऑक्सीजन गैस कब बनती है, O2 से, ठीक है। तो समझ आ रहा है क्या किया मैंने, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। डन। अब इसको रीड करते हैं। The electrons that were removed from PS2 must be replaced. उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। This is achieved by electrons available due to splitting of water. और ये splitting of water याद करना कहां पे होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, जहां पे PS2 बैठा हुआ है उसी के साथ इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे PS2 को, ऑक्सीजन बाहर एज ए बाय प्रोडक्ट आ जाएगी, और हाइड्रोजन आयंस ल्यूमन में थाइलाकॉइड के जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है वहां इकट्ठा होते चले जाएंगे। Then the water splitting complex, और इसको हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्रोसेस भी बोल रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा ऑक्सीजन यहीं से बन रही है कि नहीं बन रही, तो इसको दोनों नाम दे सकते हैं। कंफ्यूजन हो जाती है, ये तो यार हमने पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को क्या बोलते हो, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, बात तो सेम है ना, ठीक है। इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ है ये, PS2 के साथ, which itself is physically located in the inner side membrane of thylakoid, ये भी उसी के साथ भाई बंधों में बनके बैठा हुआ है, ठीक है। Water splits into H, O and electrons. Protons and oxygen are formed by splitting of water, is released within the lumen of thylakoid. देखो ये है thylakoid और ये इसका होता है lumen। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट, बाहर क्या होगा, स्ट्रोमा, क्या प्रेजेंट होगा, समझ आ रही है बात, चलिए। So when it splits into these molecules, the protons और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो चुके हैं ल्यूमन में। The oxygen produced is released as one of the net product of photosynthesis, जिसको हम बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डन। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसके अंदर क्या हो रहा है, डायग्राम से ही देख लेते हैं इसको हम। साइक्लिक में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम यूज होगा, दैट इज P700। सन रेज आर कमिंग, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था,
इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे जा रहा है, क्या रिलीज करते हुए? एटीपी। इलेक्ट्रॉन वापस किसको दे दिया? सिस्टम को। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं होने वाली। देयर इज नो नीड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और ये प्रोसेस कहां होगा? सिर्फ स्ट्रोमा लैमेले में। इट कैन नॉट अकर्स इनसाइड द, क्यों? वहां पे PS2 भी है। ठीक है, समझ आ रही है? मान लो ये अकेला बैठा हो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में, तो क्या कर लेगा फिर रिएक्शन? क्यों ना हो PS2? फिर तो कर लेगा, क्यों नहीं कर सकता? मॉडिफिकेशन हो जाए प्लांट के अंदर, PS2 नहीं है, थाइरोइड की मेम्ब्रेन में PS1 है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक? देयर इज ओनली PS1 इज प्रेजेंट इन द थाइरोइड मेम्ब्रेन, देयर इज अ एक्सेप्शन कंडीशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, PS2 के बिना साइक्लिक नहीं, नॉन साइक्लिक नहीं हो सकते, जेड स्किम नहीं हो सकता। चलिए, the process of photophosphorylation involves PS1 and this process takes place in the stroma lamellae when only PS1 is functional। जब सिर्फ ये फंक्शनल हो, वही बात बोलती है ना उसने भी, the electron is circulated within the photosystem, उसी के अंदर वापस सारे सर्कुलेट हो रहे हैं। and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons। किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन ऑफ और लैमेले। देखो लैमेला को ही मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ग्रेना की लैमेले मतलब थाइलेकोइड। डन। हैव PS1 और PS2, उसमें दोनों है। स्ट्रोमा लैमेले मेम्ब्रेन्स लैक PS2, इसमें सिर्फ PS1 है। एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम, इसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता। स्ट्रोमा लैमेले में क्या प्रेजेंट नहीं है? NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, इसीलिए वहां पे NADP नहीं बन सकता, NADP का रिडक्शन नहीं हो सकता, सॉरी। ठीक है, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पास ऑन टू NADP, इसीलिए नहीं करते हैं उसको पास। उसको किसको दे दिया वापस? PS1 को ही। साइकिल में चल रहा है ना फिर वो। कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स ओनली व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 से ऊपर 700 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन, तभी वो काम कर पाएगा। ठीक है, हिल एंड बेंडॉल, इट इज नॉट गिवन इन NCERT, देख लो बस। इन्होंने प्रपोज किया था जेड स्कीम को। ठीक है, रिएक्शन सेंटर इज इन्वॉल्व इन क्वांटम कन्वर्जन। क्वांटम मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, जो सन से मिल रही है। क्लोरोफिल ए उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, तो रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए। That's why we are calling it as reaction center is involved in quantum conversion। उन्होंने तो एब्जॉर्ब किया ना, चेंज कौन कर पाया? रिएक्शन सेंटर, इसीलिए क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर हम बोल देते हैं। Where energy of light is converted to chemical energy possessed by excited electrons। यहां आ गया हमारा दूसरा डिफरेंस, दैट इज बिटवीन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। CBSE एग्जाम में बहुत देते हैं टीचर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। PS1 PS2 के बीच में भी, साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बीच में भी। डिफरेंस समझोगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में नीट में हमें इजी हो जाएगा। चलो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक में क्या दोनों यूज हो रहे थे? PS1 ओनली PS1 इंडिपेंडेंटली कैन वर्क, एंड हियर कोलैबोरेशन में काम करेंगे, मिल बांट के काम करेंगे PS2 और PS1। प्रीवियस वीडियो में ना मैंने बताया कि PS1 कम एनर्जी बनाता है, PS2 ज्यादा एनर्जी बनाता है, PS1 और PS2 मिल जाए तो और ज्यादा एनर्जी बनती है, तो नॉन साइक्लिक में सबसे ज्यादा एनर्जी बनेगी। डन। और हाइयर प्लांट्स में नॉन साइक्लिक ही चलती है, ये बात याद रखना। ठीक है, यहां पे देखो एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब पानी रिक्वायर्ड नहीं है। पानी इज द एक्सटर्नल सोर्स ना, बट वहां पे रिक्वायर्ड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोबारा से सिस्टम में नहीं आ रहे वापस। लोअर प्लांट्स, ठीक है, प्लांट किंगडम में हम पढ़ते हैं, लोअर प्लांट्स में होता है ऐसे। ठीक है, नहीं तो नहीं हो सकता, या कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से, जीरोफिटिक कंडीशंस की वजह से। इट इज नॉट कनेक्टेड विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी नहीं टूटना है। ठीक है, देयरफॉर नो ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, कोई ऑक्सीजन नहीं बनती है। यहाँ पे क्या हुआ? कनेक्टेड विद द फोटोलिसिस ऑफ एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर। ATP बनता है सिर्फ, ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा। इट ऑपरेट्स अंडर लो लाइट इंटेंसिटी, जहां पे कम लाइट हो वहां होगा एनएरोबिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन में?
एनारोबिक ये लोअर केसेस के अंदर हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना बना लेते हैं, वो इस तरह से बनाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी खाना बना लेते हैं, तो वो कुछ इस तरह से। वेयर CO2 अवेलेबिलिटी इज पुअर, CO2 भी कम है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे ऐसा होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस अंडर ऑप्टिमम लाइट, सही अच्छी खासी लाइट चाहिए, एरोबिक कंडीशन एंड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। द सिस्टम डज नॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट इन सर्टेन बैक्टीरिया, बोला था कहां होगा ये, बैक्टीरिया के अंदर, नॉट इन प्लांट्स, और वो हमारे हायर प्लांट्स में सब में होगा। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों है यहाँ पे, प्लांट किंगडम में हम उन सबको ले लेते हैं जो अपना खाना बनाता है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स, दैट इज इन द मोनेरा, ठीक है, तो वो भी खाना बना रहे हैं, तो हम उसको प्लांट्स में नहीं ले सकते क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट शुड बी प्लेस्ड इनटू द मोनेरा किंगडम। द सिस्टम इज कनेक्टेड टू द विद द CO2 फिक्सेशन इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में होगा। नेक्स्ट, ये मोस्टली कहां पे होता है, स्ट्रोमा लैमेला की मेम्ब्रेन में, वो मोस्टली कहां पे होता है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। मैम जब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है तब एटीपी बनता है, ठीक है, फोटोसिस्टम 1 एटीपी बनाता है, Yes. लेकिन नॉन साइक्लिक होती है तो फोटोसिस्टम 1 NADP तो बनाता है, क्योंकि वहां पे NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, यदि वहां भी होता तो वहां भी बन जाता। अभी बताया ना, स्ट्रोमा लैमेला डज नॉट हैव NADP रिडक्टेज एंजाइम, बट थाइलाकोइड मेम्ब्रेन डज हैव, and NADP is more efficient, it can produce 3 ATP, it's more better, तो हायर प्लांट्स तो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करना चाहेगा। देन चलिए, उसके बाद है भाई कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, ये आई आएगा, ठीक है, देख लेना इसको, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या कहां हो रहा है। अपने दिमाग के दरवाजे सारे खोल लो, ठीक है, तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा ये समझ। Chemiosmotic hypothesis. Chemiosmotic hypothesis is explained by P. Michel. It is not given in NCERT. This mechanism याद करने की भी नीड नहीं है, no need. ठीक है, P. Michel को कितना याद करोगे। This mechanism explains how ATP is synthesized. ATP कैसे synthesize किए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। भाई अभी तक क्या कर रहे थे हम ठीक है, ये हमें अलग से बताएगा। हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, बहुत बार बता चुकी हूँ। जल्दी, मतलब सिर्फ थियोरेटिकली बता रहे हैं जो यस, जो अपनी स्टडीज के बेस पे मैंने थ्योरेटिकली बता दिया, अपनी रिसर्च के बेस पे, बट दैट रिसर्च इज नॉट एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। रिसर्च तो बहुत सारे तरह की हो सकती है ना, राइट, यहां से तुम अपने घर जाओ, देखते देखते जाओ क्या क्या है, तो वो भी एक रिसर्च है, ठीक है, जरूरी नहीं एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा के आप रिसर्च करो, राइट। चलो, ATP synthesis is linked to the development of a proton gradient, भाई पढ़ लिया, बोर हो गए पढ़ के। Across the membrane of thylakoid, thylakoid की membrane में प्रोटॉन accumulate, इकट्ठे होते जाते हैं inside the membrane of the thylakoid, यानी कि ल्यूमन। मैं तुम्हें सीधा इसके यहां से समझाती हूँ, this one is important. चलो समझे, नहीं, इट इज गुड, समझ आ जाएगा सारा। देखो कैसे, ये थाइलाकोइड है, क्या है ये, थाइलाकोइड, ये इसके अंदर का ल्यूमेन कैविटी, ये बाहर की साइड क्या है, स्ट्रोमा, क्या है, स्ट्रोमा, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ध्यान से समझे। आउटर मेम्ब्रेन पे था कौन, PS2, कौन था, PS2, इनर मेम्ब्रेन पे सॉरी कौन था, PS2, उसी मेम्ब्रेन पे टूट रहा है पानी, ये अंदर वाली तो इनर होगी, इस साइड वाली होगी ना, ये इनर है ना बेटा, ये इनर, दिस वन इज इनर, तो इनर ही होगी ना, अंदर वाली इज इनर, नहीं, ये इनर है, ये आउटर है, ठीक है। तो पानी भी टूट रहा है यहाँ पे, पानी टूटने से जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो किसने ले लिए, इधर देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स किसने लिए, फोटो सिस्टम ने। कौन कौन बच गया, ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन। जितनी बार रिएक्शन होगी प्रोटॉन्स 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 आते चले जाएंगे, तो ल्यूमन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स बन रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो ल्यूमन में हमेशा क्या रहेगा, हाई प्रोटॉन्स, H आयंस हाई। मैं बताऊंगी अभी क्या ग्रेडियंट चिल्ला रही थी अभी तक, ग्रेडियंट होता गया वो देखना है हमें, ठीक है। चलो अब देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बोली जा रही हूं, उसमें कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए
प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, वो प्रोटीन्स हैं क्या एक्चुअली, वो पढ़ना है। ठीक है, ये तुम्हारी पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, PS1 से पहले वाला, PS1 से पहले वाला ये सिस्टम है। एक सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता, दो तीन पता नहीं कितने होते हैं, हमें थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, तो दो तीन मॉलिक्यूल हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े। अब देखो सबसे पहले आता है प्लास्टोक्विनोन। क्या आता है? प्लास्टोक्विनोन, PQ। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, जो HN यहां इकट्ठे हो रहे हैं बाद में वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बाहर वाले, ये बाहर का एरिया ना पूरा, ये PQH एक्सेप्ट कर रहा है। प्लास्टोक्विनोन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। PQH बन गया। क्या बन गया? PQH। इसने इलेक्ट्रॉन लिया सबसे पहले तो, अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये खुद स्टेबल होने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन आयन अंदर आएंगे। ले रहा है और फिर नहीं H आयंस ले रहा है, उसके बाद PQH को दे रहा है। दोबारा रिपीट, दोबारा सुनो मुझे। PS2 ने इलेक्ट्रॉन स्प्लिट किया, जंप किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन एक्सेप्ट कर रहा है? PQ। सो PQ इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बोल सकते हैं। सबसे पहले इसी ने लिया ना। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखो PQ है बेचारा मॉलिक्यूल, अब इसको मिल गए फालतू के इलेक्ट्रॉन, इसको हजम नहीं हो रहे, ये इंस्टेबिलिटी करेगा। इसके अंदर H आयन कम हो गए ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है? H आयन कम होना। एक चीज ज्यादा होगी दूसरी चीज कम होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ पे कम बाहर ज्यादा, एज कंपेयर ग्रेडियंट बन गया, H एक्सेप्ट कर लिया। समझ आई बात? तो क्या बन गया? PQH। क्या बन गया? PQH। ठीक है, रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन। क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन। डन। अब इधर देख लो, इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? साइटोक्रोम B6F, ये साइटोक्रोम भी बोल सकते हो आप इसको, CY। क्या बोल देते हो? साइटोक्रोम CY। इसने लिया, इसने किसको दिया? प्लास्टोसाइनिन को। किसको दिया? प्लास्टोसाइनिन को। और यहां पे आपकी एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है? एनर्जी। जैसे हमने वहां बनाया था, ETS की बाद में दिखा दिया था, ATP बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे ट्रांसफर एनर्जी भी कम होती जाती है। हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खुद की कम होती जा रही है, डाउनहिल में जा रहा है ना, एनर्जी बनाते जा रहा है। एनर्जी ATP को दे दिया ताकि तू एनर्जी बना ले, फॉस्फेट उसको दे दिया उसने। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से किसमें गया? PS1। किसमें गया? PS1 है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये वाला, ध्यान से समझो। अब PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? सबसे पहले किसने किया? फेरिडॉक्सिन ने। किसने किया? फेरिडॉक्सिन। तो फॉर PS1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज व्हाट? फेरिडॉक्सिन। उसके बाद कौन बैठा हुआ है? FNR। कौन है? FNR। FNR से अब NADP जो है, देखो बाहर H आयंस जाएंगे, ये रिड्यूस होके क्या बना लेंगे? NADPH। क्या बन गया? NADPH। डन। ये तो एक कहानी थी। यहां पे हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और देखो बाहर तो भाई जरूरत है बहुत सारी, अंदर से बाहर सारी लिख दूंगी अभी मैं। ठीक है, फ्लेविन्यूक्लियोटाइड होता है ये। अभी देखो पहले यहां पे फोकस करो। हाइड्रोजन आयंस इकट्ठा हो रहे हैं, बाहर यूज हो रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा बाहर कम, हमेशा बन गया ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट बनने से हमें क्या बनाना था? ATP। वहां भी ATP ग्रेडियंट बनने की वजह से बना कि नहीं बना? यहां बना था जो है ना, ऊपर भी ग्रेडियंट बनने की वजह से ATP बना, और यहां भी ग्रेडियंट बनने की वजह से ATP बना। अभी ATP बनता कैसे वो देख लेते हैं हम जरा। इधर देख लो, यहां पे दो मॉलिक्यूल बैठे होते हैं, CF0 पार्टिकल, CF0 पार्टिकल एंड CF1 पार्टिकल। ठीक है, CF0 क्या करेगा? यहां पे H आयन आएगा, ये रोटेट करेगा ताकि ये हाइड्रोजन को बाहर फेंक सके। इसके रोटेट करने की वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं चेंजेस, और इसके पास एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज, जिससे ADP प्लस PI से क्या बन जाता है? ATP। और बाहर जो H आयन से जुड़ा था वो कहां आ गया? बाहर आ गया। एनी कंफ्यूजन? डन। ओके, नाउ कम बैक टू द थ्योरी। ये तुम खुद से भी पढ़ सकते हो अब तो। ठीक है, देख लो एक बार।
There are several processes that take place during activation of electron and their transport which lead to the development of proton gradient. Basically हम proton gradient बना रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहले टूटा है पानी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन की तरफ, यानी कि ल्यूमन की तरफ, इनर मेम्ब्रेन की तरफ. बाहर एच आयंस फिर ल्यूमन में चले जाते हैं. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द इनर साइड मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड जहां पे pH2 है. सो हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस हुए और इकट्ठा कहां पे हो गए बेटा? ल्यूमन में. से ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू फोटोसिस्टम. फोटोसिस्टम याद करो, सबसे पहले वहां पे कौन था? पीक्यू. पीक्यू ने स्ट्रोमा से अंदर लेके आया आयंस. लेके आया कि नहीं लेके आया? तो बाहर से अंदर भी आ रहे हैं, अंदर से बाहर भी जा रहे हैं. पीक्यू नीचे देख लो दोबारा से, नहीं समझ आ रहा है तो ये इस वाले की बात कर रही हूं, इस वाले की बात कर रही हूं. स्ट्रोमा से ल्यूमन में आया, ठीक है? स्ट्रोमा से अंदर आया. ये क्यों आया? प्रोटॉन ग्रेडियंट दोबारा से बना है और ताकि वो एटीपी प्रोड्यूस कर सके. किसकी वजह से? एटीपी प्रोडक्शन की वजह से. तो द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर located towards the outer membrane of the membrane transfer its electron to a H ion carrier जो कौन था? PQ. This molecule then removes a proton from the stroma. Stroma से लिया while transporting an electron. Electron transport करते हुए. When this H carrier molecule pass on its electron to an electron carrier present on the inner side. फिर inner side भी present है एक और, ठीक है? Of the membrane, H ion released into the lumen. अब जो PQ H बना था वो H उसको किसको दे देगा? ल्यूमन में. तो H आयंस कहां से आ रहे हैं? एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आ गए और जो बाहर गए थे PQ पे अटैच हुआ. PQ ने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो अपने पास रख लिया. PQ जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास अब H आयन तो एक्स्ट्रा रह जाएगा ना, वो H आयन किसको मिल जाएगा? ल्यूमन को. डन. वही है सारा का सारा. उसके बाद NADP रिडक्टेज रिएक्शन अकर्स टुवर्ड्स द स्ट्रोमा. NADP रिडक्टेज रिएक्शन यानी कि NADP प्लस H यानी कि NADPH जो बन रहा है वो स्ट्रोमा में बन रहा है, क्योंकि NADP रिडक्टेज स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा के पास ही है, मतलब जो आपकी थैलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट है. क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं. NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड. कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोमा साइड पे ऑफ द मेम्ब्रेन. प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP. किसके लिए जरूरी है? NADP का रिडक्शन करने के लिए, ताकि वो क्या बना सके? NADPH बना सके. These protons are removed from the stroma. ये कहां से ले रहे हो? स्ट्रोमा से. जो H ions CF नॉट CF1 पार्टिकल ने बाहर निकाले वही NADP प्लस H के साथ जुड़े और क्या बना दिया? NADPH बना दिया. So clear. So within the chloroplast, protons in the stroma decrease in number. यूज हो रहे हैं वहां पे, है ना? उसके पास PQ के पास भी जा रहा है, NADPH बनाने में भी जा रहा है. While in the lumen accumulate होते जा रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा, जिससे बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट. This causes a decrease in pH. अब प्रोटॉन डायरेक्टली रिलेटेड टू pH, है ना? pH पता ही है तुम्हें, concentration of H ions, तो वो भी डिक्रीज हो जाएगी. The lumen and creates a proton gradient across the thylakoid membrane. Thylakoid membrane में बन जाएगा proton gradient. ये gradient बहुत इंपॉर्टेंट है because breakdown of this gradient, ये gradient टूट जाए, it leads to release of energy. ठीक है? This gradient is broken down due to the movement of protons. और ये कब हो रहा है? जो proton move कर रहे हैं. समझ रहे हो? gradient टूटता है तो एनर्जी बनती है. ग्रेडियंट कब टूटेगा? जब प्रोटॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे. प्रोटॉन मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं तो एनर्जी बन रही है. ठीक है? The ATP synthase enzyme consists of two parts, CF naught and CF1 particle. CF naught membrane में धसा हुआ है, embedded है, and forms a transmembrane channel. Transmembrane channel मतलब चैनल के बीच में वो पास करा रहा है, चैनल बना रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना रहा है. इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन एक तो वो जो अपने आप हो रही है, जब भी कोई दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल डिफ्यूजन कराता है उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. द अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1. दूसरा पार्टिकल क्या था? CF1 पार्टिकल, जो कि प्रोट्रूड कर रहा है ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ है ये, है ना, ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड, एंड दैट फेसेस द स्ट्रोमा.
ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी। फिर से ग्रेडियंट टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, एटीपी बनेगा। जब जब ग्रेडियंट टूटेगा एटीपी बनेगा। ग्रेडियंट कब टूटेगा, जब मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, कुछ लाइंस और हैं, पढ़ लेते हैं इसको। केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन। क्या चाहिए? मेम्ब्रेन। प्रोटॉन पंप चाहिए जो प्रोटॉन्स को रिमूव कर सके। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, हाई टू लो कंसेंट्रेशन चाहिए। एटीपी सिंथेस एंजाइम चाहिए। ये चाहिए किसको? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन को, ताकि वो एनर्जी बना सके। एनर्जी यूज हो रही है टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द ल्यूमन। अब देखो ध्यान से, ल्यूमन में डालना होगा ना तो एनर्जी यूज होगी, ल्यूमन से बाहर निकालना हो तो एनर्जी बनेगी। क्लियर? Which creates a proton gradient across the membrane. ATP synthase enzyme has the transmembrane channel that allows diffusion of the protons back and across the membrane. This releases energy. ATP synthase enzyme को activate करती है। ATP synthase CF0 CF1 पार्टिकल में है। जब H ions पास होंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और क्या बना देगा? ATP बना देगा। Along with NADPH produced, the ATP is used in the biosynthetic reaction taking place in the stroma, responsible for the fixation of carbon dioxide and synthesis of sugar. क्या बोलना चाह रहा है? लाइट रिएक्शन खत्म, ATP NADPH जो बना, बेसिकली ATP की बात करेंगे क्योंकि NADPH से भी ATP ही बनाना है। ये ATP रिडक्शन ऑफ CO2 में काम आएगा ताकि शुगर्स मिल सके। CO2 का रिडक्शन ATP को खर्च करके होगा, जो बनाया है कमाया है, अब उसको खर्च करना है ताकि शुगर बना सके। हमें ATP नहीं चाहिए, हमें शुगर चाहिए। ठीक है? Arnon used the assimilatory power for ATP and NADPH to NADPH alone is called reducing power. NADPH को क्या बोलते हो आप? Reducing power, क्योंकि reduce करके एनर्जी देगा, H ions निकाल के एनर्जी देगा। कोई कंफ्यूजन? बारी आई क्वेश्चंस की। Which molecule in non-cyclic photophosphorylation donates electron to PS2? Water, splitting of water. Water. ठीक है? Question number 4. Cyclic photophosphorylation occurs only when only light of wavelength. Cyclic में कौन सी wavelength की light भाई? Beyond 680. Why NADPH plus H ion is not synthesized during cyclic photophosphorylation? There was no NADP reductase enzyme. Cyclic photophosphorylation involves only PS1. That is the reason also. This process takes place in the stroma lamellae, जिसके अंदर PS2 नहीं है। दूसरी बात कौन नहीं है? NADP reductase enzyme नहीं है। Thus it results only ATP and not of only NADPH. Next, try yourself. दो क्वेश्चन और है यहाँ पे। Make out the incorrect statement. इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? PS2 is found in grana and stroma lamellae. PS2 stroma lamellae में है PS2? No. तो आगे में नहीं पढ़ रही, ये मेक मिल गया हमें इनकरेक्ट ना। अच्छा, मेक आउट करना है भाई। अच्छा, मार्क आउट करें, नॉट मेक आउट। नेक्स्ट है, एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड इन। कहां पे रिक्वायर्ड नहीं है? क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट नाउ फॉर दिस क्लास। ये एक्सरसाइज है दैट आई विल सेंड यू, जिसको आपने करना है। ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे एटीपी एनएडीपीएच कहां यूज होगा? डार्क रिएक्शन में। क्लियर?